जय हिंद दोस्तों आज हम न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के ऊपर पढ़ाई करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर राइट साइड में देख पा रहे होंगे, ये एक न्यूक्लियर बॉम्ब है। इस न्यूक्लियर बॉम्ब की इनसाइड में क्या क्या सामान है, क्या क्या आइटम्स है, कैसे न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया जाता है, कैसे ये ब्लास्ट इतना लार्ज एक्सप्लोसिव अमाउंट में ये ब्लास्ट होता है, कैसे उसका रेडिएशन कितने दूरी तक फैल जाता है, क्या क्या रेडिएशन इसके अंदर जनरेट हो जाता है, जब आदमी के शरीर में आता है रेडिएशन तो क्या इफ़ेक्ट होता है, कि न्यूक्लियर वार होने के बाद न्यूक्लियर ब्लास्ट होने के बाद हमको क्या क्या प्रोटेक्शन लेना होता है, जब न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक हो जाता है उस समय आर्मी का क्या रोल होता है, क्या इंडिविजुअल जो आदमी घर में रहता है तो उसको क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए उस समय। तो दोस्तों ये सारे बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखिए, स्किप नहीं करना। तो जैसे कि दोस्त ये हैं दो न्यूज़ हेडलाइंस के बारे में पहले मैं बात करूंगा। यहाँ पर कुछ दिन पहले, जैसे एक इस वीक एंडिंग में 5-7 दिन पहले पाकिस्तान की दो मिनिस्टर है, उन्होंने इंडिया के खिलाफ, इंडिया के अगेंस्ट में जो है न्यूक्लियर की धमकी दिए थे कि पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर बम है, इंडिया को ऐसे स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए, हम भी न्यूक्लियर पावर है। यानी सारे देश एक दूसरे को न्यूक्लियर की धमकी दे रहे हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि अगर बाय द वे किसी देश किसी दुश्मन के खिलाफ न्यूक्लियर बम के इस्तेमाल कर दिया तो उस समय इंडिविजुअल कंट्री को क्या क्या एक्शन लेना चाहिए, उससे पहले क्या प्रिवेंटिव एक्शन लेना चाहिए, ये सारे के बारे में पता होना चाहिए। आज ए सिटीजन इंडिया की आपको भी इसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट एक न्यूज़ हेडलाइंस में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे चाइना और इंडिया की बार बार क्लास हो रहा है। जैसे आप गलवान में देख रहे हैं, दोकलाम में देखे थे, तवांग में देखे थे। इससे भी न्यूक्लियर की टेंशन बढ़ जाता है। और जैसे कि आप सबको पता है इंडिया की जो पॉलिसी है, इंडिया कभी भी पहला न्यूक्लियर वेपन्स किसी दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेगा। सो यहाँ पे लिखा है देयर नो फास्ट यूज पॉलिसी इंडिया के पास है। तो इसीलिए सारे देश जो है इंडिया को, या सबको पता है कि इंडिया पहला न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल नहीं करेगा। फिर भी इंडिया को न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में या न्यूक्लियर वेपन्स की जो प्रोलिफरेशन है या कोई डेवलपमेंट है उसके बारे में भी इंक्रीज होना चाहिए और प्रिवेंशन के बारे में भी गाइडलाइंस देना चाहिए पब्लिक को। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो हमारा न्यूक्लियर वेपन्स है, ये सबसे पहले न्यूक्लियर बम कौन बनाया था, किस देश ने अटैक किया था, इसके बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे, इसके हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। जो पहला न्यूक्लियर बम गिराया गया था यूएसए अमेरिका के द्वारा जापान के ऊपर, उसको इन्वेंशन जो उसका बनाए थे उनका नाम है, उन साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट ओपेनहाइमर। ये यूएस का एक साइंटिस्ट है, जैसे उनको देख पा रहे होंगे यहाँ पर। ये यूएस के जो लैब है, यूएस की जो साइंटिफिक लैब है जहाँ पर ये स्टडी कराया जाता था, न्यूक्लियर बनाया जाता था, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल था उस समय। तो ये जब आप देख रहे होंगे, उन्होंने पहले जब न्यूक्लियर बम बनाया था, टेस्ट हो गया था, उसके बाद जब ये न्यूक्लियर बम की एक्चुअली न्यूक्लियर बम की जब इस्तेमाल हुआ जापान के अगेंस्ट में, तो ये जो ओरिजिनल आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, इसके जो ब्लास्ट होने के बाद जो फिगर है कितना भयानक है, कितने आग जो है कैसे एक गुब्बारे की तरह, एक मशरूम की तरह फैल जाता है। तो ये इसके बारे में हम देखेंगे, इसके रेडिएशन कितना दूरी में फैलता है, कितने एरिया कवर करता है, क्या क्या इफेक्ट होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। नेक्स्ट साइड है जो हमारा हिरोशिमा नागासाकी शहर में जो दो बॉम्ब गिराया गया था जो यूएसए के द्वारा, एक का नाम है लिटिल बॉय, दूसरा का नाम है फैट मैन। तो ये दो बॉम्ब अभी तक की हिस्ट्री में ये दो ही बॉम्ब इस्तेमाल हुआ है जो सेकेंड वर्ल्ड वार में इस्तेमाल हुआ था। आप लोगों को पता होगा 1945 में 6 अगस्त को ये वाला जो लिटिल बॉय है ये 6 अगस्त को गिराया गया था, और जो ये फैट मैन है ये 9 अगस्त को गिराया गया था, जस्ट 3 दिन के बाद, एक हिरोशिमा में और एक नागासाकी में। तो दोस्तों जो लिटिल बॉय है उसके अंदर जो यूरेनियम था, जो इसके अंदर जितने हम एक्सप्लोसिव डिवाइस इस्तेमाल किए थे वो था टोटल 64 केजी का था, ये यूरेनियम था जो एक्सप्लोसिव डिवाइस था। और इसके अंदर हम इस्तेमाल किए थे 6.4 केजी का प्लूटोनियम इस्तेमाल किए थे। बट ये जो यूरेनियम वाला पहला जो लिटिल बॉय गिराया गया था, उसके जो है जो इसका जो रेडिएशन, इसका जो हीट है या इसके अंदर जो एक्सप्लोसिव, उसको हम बोलते हैं कितने एक्सप्लोसिव, कितने परिमाण का एक्सप्लोसिव उसमें जनरेट हुआ था, या कितने ब्लास्ट की जो मेजरमेंट होता है उसको हम इक्वल करते हैं एक ट्राई नाइट्रोटोलुइन बॉम्ब के साथ एक रेफरेंस लेके इस्तेमाल करते हैं। तो जनरली जो आज की डेट में जितने सारे मिसाइल्स और जितने सारे एक्सप्लोसिव डिवाइस हम इस्तेमाल करते हैं, वेपन्स इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर हम ज़्यादातर TNT इस्तेमाल करते हैं, ट्राई नाइट्रोटोलुइन।
तो उसको रेफरेंस लेके अगर एक ट्राइनाइट्रोटोलुएन की जो हम जनरली जो मिसाइल इस्तेमाल करते हैं हम लोग देखते हैं, उसके अंदर जो वारहेड में जो पेलोड होता है वो 1000 से 1500 kg का होता है। तो यहाँ पर देखो जो ये यूरेनियम, ये जो लिटिल बॉय का जो एक्सप्लोसिव जो था, जो उसका एक्सप्लोसिव अमाउंट था वो 15 किलोटन टीएनटी के साथ बराबर था। 15 किलो मतलब 15,000 टन्स ऑफ टीएनटी के साथ बराबर था। तो दोस्तों इमेजिन कर सकते हो कितना इसका जो भयानक होगा, इसका जो इसका बॉम्ब ब्लास्ट जो है, जो ब्लास्ट उसका एक्सप्लोज हुआ कितना भयानक होगा। जो हीट जो जनरली हीट जनरेट होता है वो 5 करोड़ या 50 करोड़ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है इसके अंदर जनरेट होता है। तो दोस्तों इमेजिन कर रहे होंगे, मतलब एक सन की जैसा टेम्परेचर यहाँ पर जनरेट हो जाता है। तो यहाँ पर पूरा सब चीज़ आग बन के मतलब सब कुछ राख हो जाता है। तो इतना भयानक होता है ये न्यूक्लियर बम। तो क्या ये इसके अंदर कैसे होता है ये न्यूक्लियर बम, ये क्यों इतना भयानक होता है, तो इसके बारे में थोड़ा हम चर्चा करेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे जो मेन चीज़ इस बम में इस्तेमाल होता है वो नाम ही से पता चल रहा है कि ये न्यूक्लियर बम है, यानी ये किसी न्यूक्लियर से बनाया गया। न्यूक्लियर मतलब जैसे हम आटम के बारे में पता है, ये न्यूक्लियर जो है न्यूक्लियस के से बना गया है, न्यूक्लियस वर्ड से लिया गया है। न्यूक्लियस जो है एक सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, जैसे आप ध्यान देख पा रहे होंगे। मतलब आटम्स के अंदर आपको पता है न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होता है, और जो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन एक कोर एलिमेंट होता है आटम्स की। जैसे ये दोनों जब भी ये दोनों जो है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, इसमें न्यूट्रॉन थोड़ा प्रोटॉन से भारी हैवी होता है। जब भी ये दोनों रिएक्शन होते हैं, यानी दो, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये वाला जो है न्यूक्लियर फ्यूजन है और ये न्यूक्लियर फ्यूजन है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपको अगर यहाँ पे ये देख रहे हो कुछ हीलियम्स की आटम है, और यहाँ पे कुछ अगर दूसरे किसी आटम्स की प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ अगर कंबाइन होते हैं, चाहे हाइड्रोजन ले लो, प्लूटोनियम ले लो, तो ये अगर कंबाइन हो जाते हैं हीलियम, प्लूटोनियम, तो ये सारे आटम्स अगर एक साथ कंबाइन हो जाते हैं तो यहाँ पर जब कंबाइन होते हैं तो एक एनर्जी क्रिएट करते हैं। तो कंबाइन होने के बाद यहाँ पर जो एनर्जी उन्होंने क्रिएट करते हैं उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। वो काफ़ी अमाउंट की एक हाई एनर्जी होता है। सेम जैसे यहाँ पर सपोज एक यहाँ पर एक न्यूट्रॉन जो है रिलीज हो जाता है, तो यहाँ पर जब न्यूक्लियर फ्यूजन होता है तो एक न्यूट्रॉन जो है रिमूव हो जाता है वहाँ से। सेम उस न्यूट्रॉन को अगर किसी आटम के साथ हम स्ट्राइक कराएंगे तो वो आटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो जो है रिएक्शन होकर स्प्लिट हो जाता है। तो जैसे हम यहाँ पर देख पा रहे होंगे यूरेनियम को स्प्लिट करने के बाद यहाँ पर जब हम आटम को स्प्लिट कर रहे हैं यानी न्यूक्लियस को तोड़ रहे हैं, तो दोस्तों न्यूक्लियस को ब्रेक करना जब हम न्यूक्लियस को ब्रेक करेंगे, एक तो ब्रेक करना इजी नहीं होता है, तो इसीलिए हम सिलेक्शन करते हैं कौन सा आटम का न्यूक्लियस जल्दी ब्रेक हो जाता है। जैसे हम यूरेनियम को सोचते हैं यूरेनियम जल्दी ब्रेक हो जाता है, तो जनरली हम न्यूक्लियर वेपन में हम यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं। तो जब यूरेनियम की जो न्यूक्लियस है जब वो स्प्लिट होता है तो लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी जनरेट होता है। तो बहुत डिग्री से जब आप तोड़ते हो तो इसे जनरली इसको लैब में एक बहुत स्पेसिफाइड लैब में टेस्ट किया जाता है। जनरली किसी ये एटॉमिक बॉम्ब को या किसी एटॉमिक स्प्लिट करना या एटम ब्रेक करना घर में आम आदमी नहीं कर पाता है या आम जगह पे नहीं होता है ये। तो बहुत सारे चीज़ें जब साइंटिस्ट इसको बनाते हैं, इसको टेस्ट करते हैं, जब इसको या फ्यूजन के लिए जब तोड़ते हैं, स्प्लिट करते हैं या कोई कंबाइन करके 2-3 आटम को कंबाइन करते हैं, ये बहुत बड़ा एक्सप्लोसिव बनता है। तो उसके लिए बहुत प्रिकॉशन लेना पड़ता है। इसके लिए रेडिएशन और न्यूक्लियर सूट्स, न्यूक्लियर प्रोटेक्शन इक्विपमेंट पहन के इसको टेस्ट किया जाता है। तो आपको जनरली यहाँ पर क्या आइडिया होना चाहिए कि जो न्यूक्लियस अगर ज़्यादा से ज़्यादा आटम्स की न्यूक्लियस अगर कंबाइन होंगे तो फ्यूजन होगा, उस समय भी एक हीट और एक्सप्लोस जनरेट होगा, बहुत अमाउंट की हीट जनरेट होगा। अगर कोई न्यूक्लियस स्प्लिट होता है उस समय भी हीट जनरेट होगा। तो ये इसको हम बोलते हैं फ्यूजन और फ्यूजन। इसी टेक्निक में न्यूक्लियर वेपन्स की बनावट किया जाता है। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हीट जनरेट होता है। तो दूसरा, हम अगर एक न्यूक्लियर बॉम्ब की अगर आर्किटेक्चर के बारे में या डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं तो आजकल जो मॉडर्न न्यूक्लियर वारहेड बन रहा है ये दोनों टेक्निक इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक न्यूक्लियर वारहेड है, ये भी एक न्यूक्लियर वारहेड है, हाइड्रोजन बम है। इसके अंदर यहाँ पर पहला, जब हम यहाँ पे, मैं आपको एक बार जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर पहला जो स्टेप है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखा है न्यूक्लियर फ्यूजन
और जो सेकेंडरी स्टेज है यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन, मतलब ये वाला स्टेज न्यूक्लियर फ्यूजन और ये वाला स्टेज न्यूक्लियर फ्यूजन। तो फ्यूजन में जनरली हम प्लूटोनियम, बेरिलियम, ड्यूटेरियम ये इस्तेमाल करते हैं। एक से ज़्यादा न्यूक्लियस, आटम के न्यूक्लियस को हम कंबाइन करते हैं यहाँ पर। तो जो न्यूट्रॉन्स जनरेट होता है तो उसको हम दूसरे आटम्स के ऊपर, जैसे यूरेनियम हो गया, लिथियम हो गया, उसके ऊपर हम स्ट्राइक करके उसका आटम्स को स्प्लिट कराते हैं। तो उसको हम सेकेंडरी में फ्यूजन उसको बोलते हैं। यानी जनरली यहाँ पे जो है फ्यूजन है, दो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। प्राइमरी में हम फ्यूजन है, प्राइमरी में हम लोग फ्यूजन इस्तेमाल करते हैं, सेकेंडरी में हम लोग फ्यूजन इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि एक स्टेट में, यानी पहला कंडीशन में हम फ्यूजन का इस्तेमाल करते हैं, तोड़ते हैं। दूसरा कंडीशन में उसको फ्यूजन करते हैं, फिर इकट्ठा करते हैं। तो उससे हमारा बहुत ज़्यादा, ये एक आटम की बात कर रहा हूँ, अगर एक आटम से इतना रेडिएशन निकलता है, अगर यहाँ पर इमेजिन करो 1 kg या 2 kg 3 kg, आजकल ज़्यादा 50-60 kg की अगर हम न्यूक्लियर मात्रा यूरेनियम उसके अंदर डालेंगे या न्यूक्लियर मटेरियल डालेंगे तो कितने परिमाण की एक्सप्लोजन होगा। तो देन हम जनरली यहाँ पे आइडिया होना चाहिए कि इसके अंदर दोनों मेथड इस्तेमाल हो रहा है आजकल, फ्यूजन भी हो रहा है, फ्यूजन भी हो रहा है। तो इसलिए आजकल की जो मॉडर्न वेपन है वो ज़्यादा ताकतवर बन गया है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि न्यूक्लियर जब ब्लास्ट होता है, किसी एक कंट्री ने अगर दूसरे कंट्री को न्यूक्लियर बम गिरा देता है, तो जनरली उसमें क्या होता है, जब अब न्यूक्लियर बम गिरता है तो एक आग की गोला सडनली बहुत ऊपर बन जाता है और नीचे जो है वेव्स जो है, हीट और रेडिएशन दोनों नीचे बहुत दूर तक फैल जाता है। और ये जो आग ऊपर बनता है उसकी जो आस है, वो रेडिएशन क्या है, वो फैल जाता है दुनिया भर की, मतलब बहुत सारे जगह को फैलता रहता है। तो उसके ऊपर हम थोड़ा डीपली स्टडी करेंगे, जाएंगे आगे पढ़ेंगे, इसके आगे पहला पार्ट में हम देखेंगे। जनरली यहाँ पर आप देखो कि एक यहाँ पर हम देख सकते हैं एक फ़ोटो, यहाँ पर ओरिजिनल फ़ोटो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये पहला कंडीशन है जापान की जो नागासाकी सिटी है, जब ब्लास्ट होने के पहले वाला। देखो कितने सारे यहाँ पे पॉपुलेशन भरा हुआ है, घर मतलब पूरे बिल्डिंग्स वगैरह दिख रहा है। जैसे ही यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स गिरने के बाद सेम देखो यहाँ पर पूरे एक भी यहाँ पर ना बिल्डिंग ना कोई चीज़ दिखाई दे रहा है। यानी इतना न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की जो इफ़ेक्ट होता है तो कितना डेंजरियस होता है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो कुछ चीज़ें हम, जब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है तो इसके रेडिएशन कितने दूर पे फैलते हैं यहाँ पर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इसके जो फायर बॉल है, जो यानी जो मैंने बोला था जब न्यूक्लियर ब्लास्ट होता है तो उसके ऊपर सडनली मतलब 100-200 फीट ऊपर जो है एक आग की गोला बन जाता है। वो जो आग की गोला बनता है उसका रेडियस जनरली 3 किलोमीटर तक, वो जो आग की गोला बनता है 3 किलोमीटर की रेडियस, मतलब लगभग 17 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया कवर करता है, जो आग की बबूला ऊपर उठता है। बट जो रेडिएशन होता है, रेडिएशन जब फैलता है, इसके अल्फा बीटा गामा इसके रे के बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। जो इसका रेडिएशन फैलता है वो लगभग 8 किलोमीटर रेडियस में फैल जाता है। तो आप अगर सेंटर में खड़ा हो तो आपके 8 किलोमीटर दूरी तक जो है रेडिएशन तुरंत फैल जाता है। तो यानी 176 स्क्वायर किलोमीटर एरिया तक वो कवर कर लेता है। जो उसका एयर ब्लास्ट रेडिएशन है, जो यहाँ पे तुरंत जो एयर फैल जाता है, तो 13 किलोमीटर लगभग वो एयर से इफेक्ट करता है। तो रेडिएशन ज़्यादा से ज़्यादा, आप सेंटर में खड़े हो तो 13 किलोमीटर तक एयर ब्लास्ट की जो रेडिएशन होता है। जो उसका हीट जनरेट होता है, जो इसका थर्मल रेडिएशन, जो हीट जो फैल जाता है, करीबन 77 किलोमीटर रेडियस में फैल जाता है। तो सोचो कि 80 किलोमीटर आप यहाँ पर खड़ा हो तो आपकी 80 किलोमीटर तक इसका रेडिएशन, जो हीट रेडिएशन वो फैल जाता है। और ये लगभग जो है 18,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है कवर कर लेता है। और अगर इसका जो हीट और अगर इसका जो वेव होता है, जैसे आप गिर गया है यहाँ पे, जैसे आप ब्लास्ट हो गया, ब्लास्ट होने के बाद इसके चारों तरफ फैलने के बाद अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे एक शॉक वेव जो है, शॉक वेव मतलब जैसे आप अर्थक्वेक होता है, आप अर्थक्वेक जैसे होता है, अर्थक्वेक होने के बाद जैसे भूकंप टाइप का आता है झटका, तो करीबन 700-800 किलोमीटर तक इसका जो है झटका महसूस होते हैं। तो इतना खतरनाक होता है ये न्यूक्लियर वेपन्स। तो नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों कि जो न्यूक्लियर रेडिएशन होता है वो कैसे होता है, क्या क्या रेडिएशन आता है इसमें न्यूक्लियर ब्लास्ट होने के बाद। जनरली इसके अंदर 4 जो मेन होते हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा, एक्सरे और न्यूट्रॉन रे। ये 5 टाइप की रे जो है, रेडिएशन जो है जब ब्लास्ट होता है वहाँ से निकलता है।
अल्फ़ा, बीटा, गामा, एक्सरे और न्यूट्रॉन रे। तो हम अल्फ़ा रे जो है, जब अल्फ़ा रे यहाँ पर मैं दिखाया गया कि अल्फ़ा रे जब हम आदमी के शरीर के अंदर क्या क्या चीज़ इफेक्ट होता है, शरीर को क्रॉस करके कौन सा चीज़ चला जाता है। अल्फ़ा रे ओनली जो है आदमी के शरीर को क्रॉस नहीं करता है, बट स्किन के पास पहुंच जाता है, स्किन के अंदर नहीं जा पाता है। तो ये एक आयोनाइजिंग एलिमेंट होते हैं, ये स्किन में आके हमको इफेक्ट करता है। और जो बीटा रे है और गामा रे है, ये दोनों क्या है, आदमी के शरीर को क्रॉस करके चले जाता है। और कई बार जो गामा रे है, ये तो नॉर्मल बिल्डिंग को भी क्रॉस करके, बिल्डिंग के अंदर यहाँ पर देख पा रहे होंगे, अगर बिल्डिंग क्रॉस कर रही है, बिल्डिंग के अंदर कोई आदमी अगर बैठा हुआ है तो उसके अंदर भी रेडिएशन पास होकर चला जाता है। जो न्यूट्रॉन रे है वो बड़ा थिकनेस वाला कंक्रीट वॉल को भी क्रॉस कर जाता है। तो आपको अगर प्रोटेक्शन लेना है तो बहुत मोटाई वाला कंक्रीट वॉल, लगभग आपको 3-4 फुट की कंक्रीट वॉल में अंदर आपको रहना पड़ेगा अगर आपको प्रोटेक्शन लेना है तो। नहीं तो आपको सडनली एक डिज़ाइन करना पड़ेगा। इसके आज की डेट में आज की डेट में बहुत सारी चीज़ें आ गया जो इन सारे रेडिएशन को रोक सकते हैं हम। तो इसके बारे में हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें अभी इवॉल्व हुआ है, क्या क्या चीज़ें डेवलप हो गया है। तो जनरली जो बीटा और गामा रे हैं, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। अल्फा रे के अलावा जो बीटा और गामा रे, एक्सरे, न्यूट्रॉन रे, ये आदमी के शरीर के अंदर क्रॉस होकर चला जाता है। तो जब आदमी के शरीर के अंदर क्रॉस हो जाता है, आदमी के शरीर के अंदर गामा रे चला जाता है, ये इतना हाई एनर्जीबल होता है, तो क्या क्या शरीर में इफेक्ट करता है उसके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हम जो अल्फा रे और बीटा रे और गामा रे है, ये क्या करता है, जो हमारा शरीर के अंदर ये ऑर्गन है, यानी लंग्स, आपके इंटेस्टाइन, स्टोमक, आपके शरीर के अंदर जो ऑर्गन है, इसके अंदर क्या करते हैं, ये रेडिएशन क्या करता है, इस ऑर्गन के अंदर ऑर्गन को इफेक्ट करते हैं। तो ऑर्गन को क्या करता है, डैमेज कर देता है। और आपके शरीर की जो डीएनए है, वो डीएनए को भी इफेक्ट करता है। तो इससे क्या होता है, आदमी की जब कोई भी लिम्ब होता है, कोई पार्ट होता है, वो जनरली आपके आँख या आपके टेढ़ा हो जाएगा, आपका गर्दन टेढ़ा हो जाएगा, मुंह अलग सा हो जाएंगे, आपके ऑर्गन जल्दी फेल्योर हो जाएगा, आप मर जाओगे। आपके नेक्स्ट जो पीढ़ियाँ आएंगे तो बच्चे, उनमें भी आपको इफेक्ट दिखाया जाएगा। तो इसमें काफ़ी, एक तो सडनली जो रेडिएशन आएगा उसमें कोई भी जिंदा नहीं रहेगा जो वो रेडिएशन की सर्कल में आएंगे। और जो रेडिएशन दूर तक फैलेगा उसमें क्या होगा, आदमी के शरीर में जाने के बाद उनके डीएनए और उनके जो ऑर्गन्स है उसमें इफेक्ट करता है। तो अगर हम एक फ़ोटो देखते हैं यहाँ पर, देखो किस टाइप का आदमी बन जाते हैं रेडिएशन से, कैसे हो जाता है शरीर, कैसे बन गया न्यूक्लियर रेडिएशन के बाद। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कई पीढ़ी तक जो है आदमी मतलब आदमी की शरीर जो है लगभग फिजिकली ठीक नहीं बन पाता है। वो शरीर जो है कहीं ना कहीं उसके अंदर जो है एक अच्छा फिजिकल नहीं बन पाता है, कुछ ना कुछ चेंजमेंट हो जाता है शरीर की पार्ट्स में। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जब हम न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर स्ट्राइक हो जाता, अटैक हो जाता है, उस समय आर्मी कैसे फिर उस समय इन्वॉल्व होता है। आर्मी, अगर कोई दुश्मन लड़ाई कर रहा है, आर्मी को तो लड़ना पड़ेगा, उस देश की आर्मी जैसे जवान को तो लड़ना पड़ेगा। जवान उस कंडीशन में क्या करेंगे, जवान के लिए एक स्पेशल CBRN सूट इंडियन आर्मी के लिए बनाया गया है, इंडियन एयरफोर्स नेवी के लिए भी ऑलरेडी वो सूट बनाया गया है। यानी CBRN मतलब, यहाँ पर CBRN आप देख पा रहे हो लिखा हुआ है, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियो एक्टिविटी और न्यूक्लियर सूट है। मतलब ये सारे चीज़ में आपको वो सूट जो है बचाता है। इसके अंदर जो मेन, इस सूट के अंदर जो काम करता है, यहाँ पर ये एक कैनिस्टर फेस मास्क है, जो कि हमको जो भी बाहर की रेडिएशन है, जो आस गिरता है, जैसे एक्सप्लोजन होने के बाद जो आस आता है उस रेडिएशन की, तो वो आपके शरीर के अंदर नहीं जाना चाहिए। उसके लिए यहाँ पर जो स्पेशली यहाँ पर एक फ़िल्टर है, उसके फ़िल्टर के बारे में आगे हम दिखाएंगे। वो फ़िल्टर जो है मेन रोल है, उसको जो है रोकता है, उस जो भी रेडिएशन आता है उससे हमको ब्रीदिंग लेने में मदद करता है, फ़िल्टर करके देता है। और या हमारे पास ऑक्सीजन है, स्पेयर ऑक्सीजन रहता है हमारे पीठ के पीछे यहाँ पर, तो वो उससे हम ले सकते हैं, या एयर को प्यूरीफाई करके हम उसको ले सकते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम सोल्जर के लिए ये जो स्पेशली ड्रेस बनाया गया, वो ड्रेस भी रेडिएशन से रोकता है। तो ये ड्रेस काफ़ी कॉस्टली है, उस सिर्फ सोल्जर्स के लिए बनाया गया है, या आप ख़रीदना है तो आप पर्सनली आप पैसा खर्चा करके ख़रीद सकते हो। बट इसका जो फ़िल्टर्स है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ CBRN गैस मास्क फ़िल्टर यहाँ पर लिखा है, सबसे ज़्यादा महंगा। ये हर समय इसको चेंज करना होता है। ये फ़िल्टर क्या है, इसका लाइफ रहता है, लाइफ सेल होते हैं, फ़िल्टर ख़राब हो जाते हैं हर एक
2 साल 3 साल के अंदर ये ख़राब हो जाता है, इसको चेंज करना होता है। जैसे यहाँ पर देख पा रहे होंगे एक फेस मास्क, इसके अंदर आप फिल्टर्स, सबसे ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंट है ये जो है गैस मास्क फिल्टर, CBRN गैस मास्क फिल्टर। और जनरली जब आप केमिकल वारफेयर होता है, जनरली जब आप वायरस फैल जाता है तो उसके लिए हम अलग सा फिल्टर इस्तेमाल करते हैं, न्यूक्लियर CBRN के लिए अलग सा फिल्टर इस्तेमाल करते हैं। तो अलग अलग केमिकल्स के लिए अलग अलग फिल्टर्स हम इस्तेमाल करते हैं। तो देन हम देखते हैं यहाँ पर एक CBRN सूट जो बनाया जाता है, यहाँ पर तुम यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक CBRN सूट के पीछे यहाँ पर ऑक्सीजन की सिलेंडर्स है, यहाँ पर एक सूट पहना हुआ है। और इस सूट जनरली, इस सूट कैसे काम करता है, इस सूट के अंदर क्या क्या खासियत है ना, ये जो तीनों रे है, अल्फ़ा बीटा और गामा रे है, ये तीनों रे को उसने प्रोटेक्ट देता है। और इसके अंदर जो हीट पैदा होता है वो हीट शील्ड भी है, यानी अंदर आपको ठंडा रखता है, बाहर की हीट अंदर जाने नहीं देता है। जो IR जनरेट होता है वो भी आपको प्रोटेक्ट करता है। आपके अंदर जो बूट है और जो ग्लोव्स है वो एक स्टैंडर्ड का बनाया जाता है कि आप उसको आपकी शरीर के अंदर आप काम कर सकते हो, आपके शरीर में वो रेडिएशन अंदर नहीं जाता है। और एक फेस सील भी है, जो आपको कैनिस्टर के बारे में मैंने बात किया, जो मास्क के बारे में बात किया है, ये सारे जो है न्यूक्लियर जो रेडिएशन है उससे आपको प्रोटेक्ट करता है। ये जनरली इंडियन आर्मी में इस्तेमाल होता है या डिफेंस फोर्स के लिए मिला है, जो अटैक के समय हमको काम करना होता है उनको। देन आपको इंडियन आर्मी के अंदर जो लड़ाई के समय जो व्हीकल्स होते हैं सारे, ये जैसे टैंक आप देख पा रहे होंगे, उस समय आजकल हमारे टैंक में और व्हीकल्स वगैरह में CBRN की प्रोटेक्शन के लिए फ़िल्टर्स लगाया जा रहा है। और टैंक को जो बॉडी मटेरियल है वो रेडिएशन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए बनाया जा रहा है कि जैसे रेडिएशन अंदर नहीं जा पाए, और आदमी, हमारा सोल्जर जो है अंदर बैठ के लड़ाई भी कर सकता है, साथ ही साथ जो है सिविलियंस की प्रोटेक्ट भी कर सकता है, सिविलियंस को मेडिकल इवैक्यूएशन दे सकता है। और लड़ाई के समय यहाँ पर हमारे पास अनमैन्ड इक्विपमेंट भी काफ़ी सारे बनाया जा रहा है, जो CBRN के माहौल में जो लड़ाई करने में मदद करेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे जो गाड़ियाँ हमारे पास उस समय मदद होगा, जहाँ यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो व्हीकल है जिसके अंदर सोल्जर्स बैठ के, या हमारे जो मेन इम्पोर्टेंस लीडर्स हैं उनको भी एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कराया जाता है। तो उस समय हम गाड़ी के ऊपर यहाँ पर एक देख पा रहे होंगे फिल्टर है, स्पेशल फिल्टर है, जो कि बाहर की रेडिएशन या बाहर की जो एयर है जो कंटामिनेंट हो जाता है, जो उसको हम अंदर फिल्टर करके लेके जाते हैं। अंदर जो है अंदर की जो रेडिएशन वो नहीं जाता है, अंदर अच्छा एयर मिल जाता है। तो ये जो फ़िल्टर के बारे में, जो भी हमारा फ़िल्टर इस्तेमाल हो रहा है, उसके टेक्नोलॉजी के बारे में हम आगे वाले वीडियो में बनाएंगे। अगर आप कमेंट करोगे वीडियो की सेक्शन के कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आप कमेंट कर सकते हो, तो आगे वाला वीडियो में मैं आपके लिए बनाऊँगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि CBRN शेल्टर भी आता है, न्यूक्लियर जब ब्लास्ट होता है उसके रेडिएशन में बचने के लिए बहुत सारे शेल्टर्स भी बने गए हैं। उसके अंदर भी हम फिर बहुत सारे स्टैंडर्डाइजेशन यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इधर फिल्टर्स वगैरह, वैक्यूम वेंटिलेटर्स वगैरह बनाया जाता है। बहुत कॉस्टली वेंटिलेटर है जिसके अंदर हम हीट, टेम्परेचर सारे मेंटेन करते हैं, और बहुत जो बाहर की केमिकल एजेंट है, केमिकल कंटामिनेंट, जो केमिकल रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसको अंदर जाने नहीं देता है। सिमिलरली जो पानी भी होता है, वाटर भी हमारा कंटामिनेट हो जाता है, वाटर को भी हम फ़िल्टर करना पड़ता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे स्टेजेस में फ़िल्टर किया जाता है पानी को पीने के लिए। तो ये सारे जो है मिलिट्री पर्सन जो है उस समय इस्तेमाल करते हैं, और हम लोग को उस समय प्रोटेक्ट करते हैं। और जनरली जो हम सिविलियंस होते हैं, जो घर में रहता है उस समय उसको क्या करना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए और क्या करना चाहिए। जनरली हम उस समय क्या अवॉइड करना चाहिए कि हमारे जो मुंह है, तो मुंह के अंदर हम मुंह में हाथ उद नहीं लगाना चाहिए, और जो भी लाइट उस समय जनरेट होता है उसको देखना नहीं चाहिए, क्योंकि इतने ज़ोर से लाइट पैदा होता है जब ब्लास्ट होता है तो आँख भी ख़राब हो सकता है। और जो हमारे पास शेल्टर्स होते हैं, जो हमारे पास अगर आपके नज़दीक में कोई शेल्टर या बंकर है तो उसके अंदर चला जाना चाहिए, या आपकी 9, 10, 10 ताला बिल्डिंग है तो सबसे सडनली बिल्डिंग के सबसे ऊपर मोहल्ला में चलना चाहिए, या ऑन ग्राउंड रूम में चला जाना चाहिए। और जब भी आप देख पा रहे होंगे जब ब्लास्ट हो रहा है, जिस तरफ से एयर है आप अपोजिट डायरेक्शन में रहना है, और आपको शरीर में जो भी पार्ट है वो कवर करके रखना है। आपके मुंह कवर करके रखना है, नाक स्पेशली मुंह और नाक को कवर करके रखना है। और आपके शरीर की जब भी ब्लास्ट हो गया तो आपके शरीर में जो भी कपड़े हैं उसको निकाल देना चाहिए, और एक अच्छी तरीके से शावर लो, और उसको जो है शावर लेके आप जो भी खाना है, कवर्ड वाला खाना वही खाना है, जो अनकवर्ड खाना है उसको भी नहीं खाना है। और सारे बिल्डिंग के दरवाजे सारे बंद होना चाहिए, और आप जो है आपके मुंह और मास्क वो भी कवर होना चाहिए। और जनरली आप कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए, 24 घंटा तक आप टीवी खोल के रखना चाहिए। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है रेगुलर सुनना चाहिए अपने, कि गवर्नमेंट की क्या इंस्ट्रक्शन आ रहा है, क्या हमारे क्या हेल्प आ रहा है।
तो क्या वहाँ पे कोई कैंप ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, तो आप उसी हिसाब से आप अपने आप को जो है गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आप काम करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम न्यूक्लियर के बारे में, न्यूक्लियर अटैक के बारे में बहुत सारे चीज़ मैं यहाँ पे कवर कर चुका हूँ। अगर आपको लगा कोई चीज़ छूट गया है तो आप कमेंट कर सकते हो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।